आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 9वां भाग लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। इसके पहले वाली पार्टों में हमने हिस्ट्री को भी कवर किया है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना तो आप इस ऐप पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले वाले जो भी पार्ट है आप उनको देखने के बाद ही इसे देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक लाइन बाय लाइन जानकारी होती जाएगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो ऐप पे जाकर आप इसको इंग्लिश में पढ़ पाएंगे। वहाँ पे आपको ये वन लाइनर सेक्शन वाले में मिल जाएगा। हिंदी वाले हैं तो आपको हिंदी में मिलेगा। क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो 26 नवंबर 1949 इसी दिन संविधान के सारे काम को पूरा कर लिया गया था। अब ये सारा काम इतना हो गया था कि चाहे तो इसी दिन संविधान लागू कर दिया जाए, लेकिन फिर भी वेट किया गया लगभग 2 महीने का, यानी कि अगले साल, ये 1949 था, अगले साल 26 जनवरी 1950 का कहा गया कि हम अगले साल 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। हुआ क्या था कि कांग्रेस ने 1930 में 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 1930 में, मतलब कि 20 साल पहले। तो अब इस डेट को यादगार बनाने के लिए फिर से यहाँ पे 26 जनवरी का इंतजार किया गया। नहीं तो संविधान आप देखेंगे कि इसको अंगीकृत अधिनियमित कर लिया गया था 26 जनवरी 1949 को ही। संविधान, भारतीय संविधान को किसने अपनाया है? तो ये अपनाया है संविधान सभा ने। मतलब कि जो संविधान सभा के मेंबर थे ये लोग मिल करके संविधान को अपनाए और बाद में ये भारत के लिए लागू हुआ और ये सभी पे लागू होता है। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था, मतलब कब बन के तैयार हो गया? यह है 26 नवंबर 1949। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? देखिए, यहाँ पे जैसे कि कुछ प्रेसिडेंट वाला काम बाकी रह गया था या फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ काम थे, इन सारे को देखने के लिए एक बार 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया कि अगले एक दिन के बाद, यानी कि 26 जनवरी को पूरी तरह से इसे गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? जैसे कि संविधान सभा में 400 से अधिक मेंबर थे और सभी लोग मिल करके संविधान बना रहे थे। इसको बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। दरअसल होता क्या था कि 7 समितियां बनाई गई थी। हर समिति का काम अलग अलग था। कोई समिति कानून पे काम कर रही थी, तो कोई समिति राजस्व पे, तो कोई समिति शिक्षा पे। सबको अलग अलग चीज़ों पे कानून बनाने के लिए कहा गया। होता क्या था कि जब कोई भी कानून बन जाता था तो उसको सबके सामने रखा जाता था और सभी लोग उस पर बहस करते थे। जिसको जो भी संशोधन करवाना है वो कहता था। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ ये करना है तो उसे किया जाता था। इसीलिए कुल मिला के लगभग 63 से 64 लाख रुपए भी लग गए और ये लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ। तो यहाँ पे ये जो लोग चुन करके आए थे संविधान में, ये कहाँ से आए थे? तो ये चुन करके आए थे और भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से चुन करके आए थे। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? देखिए, जन्म हुई थी 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। ये हमारे भारत के पहले कानून मंत्री भी बनाए गए थे। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था कब? तो ये अपनाया गया 1950 में। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में। जन गण मन को किसने लिखा है, किसके द्वारा ये लिखा गया है, यह आपसे क्वेश्चन होगा, कमेंट करके बताइएगा। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, यानी कि जिसको हम स्टेट एम्बल कहते हैं, इसको अंगीकृत किया गया था कब? मतलब राजकीय चिन्ह को कब लिया गया? जैसे कि आप शेर देखते हैं, जो कि आप रुपए पर जिसको देख रहे थे पहले, तो ये है 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पे देखिए, परीक्षा में पूछता है कि इसमें से सही कौन है बताइए, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे सही हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। अब देखिए, अगर हम बात करें लंदन की, तो वहां पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको राउंड टेबल इसलिए कहा गया क्योंकि वो लोग एक राउंड टेबल के साइड में सब लोग बैठते थे, तो इसे गोल मेज सम्मेलन कहा गया। गोल मेज सम्मेलन,
ये 3 हुआ था, ये बहुत बार पूछा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे, तीनों सेशन में। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय का जो सबसे बड़ा दल था कांग्रेस, इसके प्रतिनिधि बन के नहीं गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के प्रतिनिधि बन के गए थे, और इनका ये सीधा सीधा फंडा था कि दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। अलग प्रतिनिधित्व का उस समय बड़ा पेचीदा रूल था। अलग प्रतिनिधित्व का मतलब ये था कि अगर इस एरिया को दलित बाहुल्य घोषित कर दिया गया तो यहाँ पे चुनाव भी दलित लड़ेगा और वोट देने का अधिकार भी केवल दलित को होगा, जैसा कि इस समय नहीं होता है। इस समय भले ही सीट वो ऐसी हो गई है, लेकिन मतदान तो सभी लोग कर देते हैं। तो जब पहले वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर गए तो इन्होंने अपनी बात रखी, और अंग्रेज की रूल उनका सीधा सीधा था कि बांटो और राज करो, तो अंग्रेजों ने इससे मान भी लिया। जब अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को भी बुलाया गया, वैसे तो पहले में भी बुलाया गया था लेकिन कांग्रेस गई नहीं, दूसरे में महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से जाते हैं। जब महात्मा गांधी गए तो भीमराव अंबेडकर से और महात्मा गांधी से यहीं पे बात बिगड़ गई। महात्मा गांधी ने कहा कि जैसे आप कह रहे हैं वैसे तो देश बट जाएगा, कहीं ब्राह्मण हो गए, कहीं दलित हो गए, कहीं ओबीसी हो गए। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके इंडिया चले आए। ये बात है लगभग 1932 की। 1932-31 में जब महात्मा गांधी इंडिया चले आए तो अंग्रेजों को ये लगा कि इसने हमारी इज्जत नहीं की, ये हमको सेशन को बीच में छोड़ के चला आया है। इनको पुणे के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। जब सेशन खत्म हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत आए और जेल में ही जाकर महात्मा गांधी से मिले, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था, और इस पूना पैक्ट में महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझाया कि इस तरह अलग अलग होने से कोई फायदा नहीं है, अगर रिजर्वेशन पे बात बनती है तो ये सही होगा, जैसे कि आज आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी ने उसी समय एक नया शब्द दिया, जो उस समय अछूत थे, दलित थे, उनको एक नया नाम दिया गया और ये था हरिजन। गांधी जी उस समय एक हरिजन पत्रिका भी शुरू किए थे। कई बार पूछा गया है कि हरिजन पत्रिका को किसने शुरू किया, तो ये थे गांधी जी। एक तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुई जिसमें भी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया, और इसी में बात हुई थी 1935 के बारे में। ये करीब 1932 में खत्म हुआ, तो 1935 में इसका ध्यान रखा गया। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का बंद किया है। बिल्कुल सही है, ये दोनों 1935 से रिलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक कथन है, एक कारण है। परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए कौन सही है, या फिर दोनों सही है, दोनों गलत है। कोई एक सही है तो बताइए कि उसका सही स्पष्टीकरण दे रहा है कि नहीं। कथन है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। देखिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बनाया गया था और ये पूर्ति करता है। जहां पर भी कहीं जरूरत पड़ता है हम नया कानून बना लेते हैं। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसके बारे में नहीं है। ये कथन अलग है जो कि सही है, ये कथन अलग है जो कि सही है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। कौन? तो ये थे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए, मतलब कि वयस्क लोग मतदान ना करें। बाद में 15 साल के बाद में सबको जोड़ा जाएगा। हालांकि पूरी तरह से ये हो नहीं पाया। हालांकि आप देखेंगे कि 1989 तक, ईयर याद रखिए, ईयर काफी महत्वपूर्ण है, 21 साल से अधिक उम्र वाले ही मतदान कर पाते थे। 21 साल। 1889 के बाद 18 साल किया गया, मतलब कि अगर आप 18 साल पार हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यह सुझाव था, हालांकि उसे नहीं माना गया। अगला है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? मतलब कि जब अंग्रेजों को लगा कि अब ये संविधान बना रहे हैं, बना लेंगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पे तोड़ना फोड़ना शुरू किया। उनका ये था कि अब तोड़ो। वैसे तो जब संविधान बन रहा था तो पाकिस्तान बनाया जा चुका था। पाकिस्तान के लोग अपना संविधान बना रहे थे, भारत के लोग अपना संविधान बना रहे थे। अब जो मुस्लिम्स या फिर हिंदू जो पाकिस्तान में चले गए,
मुस्लिम्स जो कि भारत में रह गए उनको अल्पसंख्यक कहा गया, उनकी संख्या कम थी, उनको अल्पसंख्यक कहा गया। तो इनको भड़काने के लिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, अंग्रेजों ने एक नए नए फंडा देना शुरू किया और ये कहा गया था आइवर जेनिंग के द्वारा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कहा गया था किसके द्वारा? तो ऑस्टिन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो ये थी 45। अगला है कि सही कथन है कि भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए वहां पे केवल 8 ही अनुसूची थी, बाद में जहां पे जरूरत होती है, और अगर बात करें 9वां, 10वां, 11वां, 12वां का, तो इनको बाद में ही जोड़ा गया है। एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए, हम संविधान संशोधन करते हैं किस आर्टिकल के थ्रू? कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि आप संविधान को संशोधन कर सकते हैं? हिंट दे तो 360 और 370 के बीच में है, इसी के बीच में है। कमेंट करके बताइएगा सभी लोग जिनको पता है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहां से? ये लिया गया है यूएसए यानी कि अमेरिका से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो भारत में सर्वोच्च है संविधान। कई बार लोग सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के तहत ही है और उसको भी संविधान के दायरे में ही काम करना पड़ता है। हालांकि कुछ ऐसे पावर हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जो कि उसे पावरफुल बनाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संविधान के दायरे में रहना पड़ता है। अगर उसके जज संविधान के दायरे में नहीं है और ये बात सबको लगती है तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है कहां से? मतलब कोई किसी भी कानून का, कोई भी चाहे पुराना कानून हो, नया कानून हो, इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। रिव्यू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। ये कहां से लिया गया? तो ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए होता क्या है, इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, 3 लोग मिला करके एक संसद बनते हैं। जब कोई बिल यहाँ से पास हो गई तो यहाँ जाएगी, यहाँ से पास हो गई तो यहाँ जाएगी, और वहाँ के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है, जो कि उनके साइन के बाद कानून बन जाएगा। लेकिन क्या यहाँ से ये अगर पूरी तरह से पास हो गया तो ये कानून बन गया? बिल्कुल नहीं, बन तो गया है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद इसे संज्ञान ले सकता है। अगर संज्ञान लेने में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा। यहाँ पे आपके लोकसभा के 550 और राज्यसभा के 250 इतने मेंबरों का जो पावर है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने फेल हो जाता है, और यही है न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया। एक बताते हैं, एक इसी तरह मामला आया था जब जजों की जो नियुक्ति होती है कोलोजियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दरअसल होता क्या है कि कहा जाता है कि जो जज होते हैं अपने रिश्तेदारों को ऊपर प्रमोट कर देते हैं। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वहां पे हम नहीं जाएंगे, हालांकि ये बात कहीं ना कहीं कई जजों के द्वारा भी कही गई है। तो इसे खत्म करने के लिए, इस कोलोजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए एक बार लोकसभा से इस बिल को पास कराया गया, फिर राज्यसभा से इस बिल को पास कराया गया, फिर प्रेसिडेंट के साइन भी हो गए। जब ये कानून बन गया था तो सुप्रीम कोर्ट के 15 जज एक साथ बैठे और 15 जजों ने लगभग इसमें से अधिकतर, मतलब कि एक सर्वसम्मति से कहा जाए तो अधिकतर जजों ने इसके खिलाफ दिया, और ये जो इतनी बड़ी झंझट थी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इसको कैंसिल कर दिया गया। मतलब आज भी सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम सिस्टम ही चलता है, जिसमें जैसे कि किसी जज की नियुक्ति करनी है तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, 2-3 वरिष्ठ रहेंगे, ये लोग पहले एक व्यक्ति का नाम चुनेंगे। मतलब इसके लिए भी रूल्स हैं कि उनको 10 साल तक हाईकोर्ट में रहना चाहिए, या फिर वकील हो या फिर जज हो। फिर उसको भेजा जाता है भारत सरकार के पास, भारत सरकार इसे इनकी जांच करवाती है, मतलब देखती है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि कहीं इनके बारे में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इसके बाद से इसे मतलब एक्सेप्ट करने के बाद ही वो जज बन पाते हैं। अगला है कि भारत की संघाटनात्मक व्यवस्था संबंधित है। संघनात्मक का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे यहाँ पूरा एक देश है और इसमें स्टेट है छोटे छोटे 28, तो यहाँ पे एक सेंट्रल है, लेकिन जो पावरफुल है यह सेंटर है, ज्यादा पावर है इसके पास। ये सिस्टम लिया गया है कनाडा से। कनाडा की राजधानी कहाँ है? क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे? हिंट चाहिए तो इसकी राजधानी शुरू होता है ओ से। अब बताइए कनाडा की राजधानी। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो जरूर लाइक कर दें, और ऐप तो जरूर डाउनलोड करिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? तो ये है समवर्ती सूची में। देखिए 3 तरह की सूची बनाई गई थी। एक सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं,
एक सूची ऐसी जिस पर केवल स्टेट कानून बनाएगा और एक सूची ऐसी जिस पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट सूची बनाएगी। समवर्ती कहा गया है जिस पे दोनों सूची कानून बना सकते हैं, और यह है आर्थिक योजना भारत का। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है कहाँ पे? तो यहाँ पे है न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब कि हम जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए सुमेलित है, नागरिकता के बारे में किस भाग में बताया गया है? ये संविधान के भाग दूसरे में है। यहाँ पे अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 है, ये भी आप जरूर याद रखिए, इसमें नागरिकता के बारे में बात की गई है। मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है भाग तीसरे में, और यह है 12 से 35। राज्य के बारे में बताया गया है भाग चौथे में, और यह है 36 से 51। तो ये आप जो आर्टिकल्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप देखेंगे 1 से 50 तक के, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। भारतीय संविधान को विभाजित किया जाता है 22 भागों में, वर्तमान गणना के अनुसार 25 भाग है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान जिस भाग में लिया गया है वो कौन है? तो नागरिकता वाला अभी हमने देखा, किसमें है? भाग 2 में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है, मतलब कि नए राज्यों का गठन किस संविधान अनुच्छेद में दिया गया है? यह है आर्टिकल 3। नागरिकता के बारे में संविधान के भाग दूसरे में है। मौलिक अधिकार में, जो मौलिक अधिकार के बारे में की गई है, भाग तीसरे में है, 12 से 35। ये आर्टिकल है, और ये यहाँ पे देखिए आर्टिकल है और ये भाग है, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए में है। सही सुमेलन इस प्रकार है, जैसे कि अनुच्छेद के बारे में बात की गई है, जैसे कि आप देखते थे कि 370 जम्मू एंड कश्मीर के बारे में था, जो कि रिमूव कर दिया गया। कब? 5 अगस्त 2019 को। डेट याद रखिए, आगे क्या होगा ये नहीं पता। देखिए नागालैंड में है 371 क, असम में है 371 ख, मणिपुर में है 371 ग, और उसी तरह आंध्र प्रदेश में 371 का पहला है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की संकल्पना की गई है। 3 सोपान क्या होता है? 3 लेयर। जैसे कि आप ग्राम के लेवल पे एक प्रधान जी को देखते हैं, यहीं पे एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक के लेवल पे एक ब्लॉक प्रमुख को देखते हैं, और यहीं पे एक जिला होता है, जिला के लेवल पे जिला पंचायत प्रमुख को देखते हैं। तो ये पहला, दूसरा और 3 लेवल हो गए ना। तीनों लोगों का काम एक ही है, गांव का विकास करना। बस सबका जो गांव प्रधान जी हैं, तो इनका मतलब कि जो एरिया है वो गांव तक है, ब्लॉक वाले का पूरे ब्लॉक में है, और जिला वाले का पूरे जिला में है। तो यहाँ पे ये 3 चरणों में, मतलब ग्राम, ब्लॉक और जिला बनाने की संकल्पना भाग 9 में से की गई है। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है भाग 11 के अध्याय नंबर 1 में, मतलब कि राज्य और सेंट्रल में दोनों के बीच में संबंध कैसा होगा। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची कौन है जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ये है पहली। देखिए यहाँ के सारे क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, कोई भी आपका एग्जाम हो उसके लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे आसान क्वेश्चन आपको चाहिए तो लुसेंट वाली आप वीडियो देखिए। अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो ऐप पे जाइए और इसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए। वहाँ पे आपको अब पेड पीडीएफ भी मिल रही है, जहाँ पे एक ही पीडीएफ में आपको 5000 से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो पीडीएफ में आप पेड पीडीएफ वाला सेक्शन चेक कर सकते हैं। भारत के संविधान में चौथी अनुसूची विवेचित करती है किसके बारे में? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। अगला है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान में अनुसूचियों में से जिस एक का अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वो कौन है? देखिए अगर हम भारत की पहली अनुसूची के बारे में देखेंगे तो इसमें राज्यों के बारे में बात की गई है, कितने राज्य हैं, क्या उनके यूनियन टेरिटरी हैं। लेकिन अगर भविष्य में जैसे कि हम किसी देश से युद्ध होता है और उसके कुछ भाग को हम अपने भारत में ले लेते हैं और वहाँ पे एक राज्य बनाने की जरूरत पड़ती है, तो उसे भी अनुसूची, पहले अनुसूची में ही शामिल किया जाएगा। या फिर किसी देश से कोई समझौता होता है, उसके कुछ भाग को हम लेते हैं, अपने कुछ भाग को देते हैं, तो इस तरह के कंडीशन में भी जो भी चेंजेस होंगे हमको पहली अनुसूची में ही करना होगा। भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि संघ के मंत्री जो अपना पद का शपथ लेंगे ये कैसा होगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो शपथ लेंगे वो कैसा होगा, संसद के सदस्य जो शपथ लेंगे वो कैसा होगा, कि कहने का मतलब कि शपथ के बारे में बताया गया है।
अगला है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है किसमें? तो ये है 9वीं अनुसूची में। ये सारे हार्ड क्वेश्चन है, जब पूछे जाएंगे परीक्षा में तो ज़्यादा दिक्कत पैदा करेंगे, इसलिए जरूरी है कि आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें। यहाँ पे देखिए अनुसूची है और विषय है। चतुर्थ अनुसूची में क्या हुआ है? तो राज्यसभा में कितनी सीटें हो किस स्टेट से, ये बताया गया है। 6वीं में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। 8वीं में भाषा के बारे में, कितनी भाषाएं हैं भारत की, ये बताया गया है। 9वीं में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। इसी तरह जो 7वीं अनुसूची है इसमें विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। 8वीं के बारे में अभी हमने देखा, भाषाओं के बारे में बताया गया है। 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है या फिर भूमि सुधार के बारे में बात की गई, स्टेट के बारे में। और 10वीं में किया गया है दल परिवर्तन के आधार पे अनिहिरता। मतलब कि देखिए पहले होता क्या था, ये जो 10वीं अनुसूची है इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसको 1985 में संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया था। पहले होता गया था कि एक पार्टी ए है, दूसरी पार्टी बी है, कुल मिलाकर के 200 सीटें हैं। 200 सीट में से पहली पार्टी ने जीता 90, दूसरी पार्टी ने जीता 110, सरकार बन गई बी वाली की। जब बी वाली की सरकार बन गई, क्योंकि 200 सीटें ही थी तो 110 और 90, बी वाली की सरकार बन गई। लेकिन जो ए वाला था ये थोड़ा पैसे में पावरफुल था। ये क्या किया कि इसमें से कहा कि 12 लोग आप हमारे तरफ आ जाइए। तब सरकार चल रही है, 2-3 महीने सरकार चली भी थी, 12 लोग इसमें से खिसक के आ गए इसमें। अब इनकी संख्या हो गई 102 और इनकी संख्या कितनी हो गई? 98। अब किसकी सरकार बन गई? ए की। 2 महीने सरकार इनका चला था, फिर 3-4 महीने अगली बार इनका सरकार चला। तब तक ये लोग पैसा इकट्ठा किए और फिर ये लोग कहे कि भाई 15 लोग आ जाइए आप। तो 15 लोग अब इसमें से आ गए, तो फिर अब इनकी सरकार बन गई, फिर अब ये विपक्ष में हो गए। तो यहाँ पे पूरे सत्ता का बंदर बाट हो गया था। ना तो कोई सरकार ढंग से काम कर रही थी, बस विधायक खरीदने पर ही फोकस था। 1985 में इस आर्टिकल को, इस कानून को बनाने का मेन मकसद इसी को रोकना था। लेकिन आज भी आप देखते हैं कि विधायक खरीदने की बात आती है कहीं ना कहीं से। अब चलिए वो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ बताते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। उसमें ये बताया गया कि 1/3 यानी कि 30% से अगर कम लोग, जैसे कि यहाँ पे इनकी सरकार बन गई थी, अगर इसमें से 30% से कम लोग यानी कि 1/3 से कम लोग बी में जाएंगे, जुड़ेंगे, या फिर बी से इसमें आएंगे 1/3 लोग, 1/3 से कम लोग, तो वो लोग ऑटोमेटिक सांसद या फिर विधायक नहीं रहेंगे। अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अब 1/3 का क्या मतलब है? 110 का हो जाएगा करीब 36। मतलब कि अगर बी में से ए में जाना है तो कम से कम 36 लोग को जाना पड़ेगा, कम से कम 36 लोगों को। 36 से कम जाएंगे, मान लीजिए अगर 30 जाएंगे, जैसे पहले 12 लोग गए थे, तो 12 लोग, जैसे पहले 12 लोग गए थे, 12 लोग जाएंगे तो ये 12 लोग बाहर हो जाएंगे। और तब ये जो विधानसभा रहेगी 12 घटा करके 188 ही बचेगी और ये 9 और 94 बचेगा। तो उस तरह से क्या था कि अब लोगों को अपनी सदस्यता का डर होने लगा और इतने लोग, ज़्यादा लोगों को जाना इतना आसान नहीं है, ज़्यादा लोगों को खरीदना आसान नहीं है। यही था 10वीं अनुसूची। लेकिन आज भी कई सारे तरीके हैं जिनको लगा लगा के विधायक और सांसद खरीदने का काम चालू है। अगला है कि न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था की गई है, कहाँ पे? भारत में है, और ये यूएसए से ली गई है, अमेरिका से। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाए जाते हैं वो कौन है? तो ये है निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। मतलब कि कई सारी चीजें हैं जो कि हमने अमेरिका से लिया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और लिए हैं, संयुक्त बैठक 108। मतलब कि यहाँ पे लोकसभा की मीटिंग होती है, यहाँ पे राज्यसभा की मीटिंग होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पे कोई कानून बना यहाँ जाएगा, यहाँ पे बना यहाँ जाएगा। कई बार ये होता है कि यहाँ तो कानून बन गया लेकिन यहाँ पे पास ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में संयुक्त सेशन कराया जाता है आर्टिकल 108 के तहत। मतलब कि ये सारे लोग एक साथ बैठेंगे, 550 और 250। अब सारे लोग मिल करके, एक जगह मिल करके, इसको कहते हैं संयुक्त सेशन। और जब भी संयुक्त सेशन होगा, हमेशा जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये है आयरलैंड के संविधान से। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, अनुभव एवं सेवा का को प्रतिनिधित्व देने वाले भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। कहाँ से?
तो आयरिश गणतंत्र से। सही सुमेलन इस प्रकार है। संवैधानिक प्रावधान और कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार अमेरिका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, आपातकाल जर्मनी से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ये तो एकदम काफी महत्वपूर्ण है, ये तो आपको एकदम मतलब कि पूरी तरह याद होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा और कई बार ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश और नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। सही सुमेलित इस प्रकार है। विधि का हमने मतलब कानून, जो संसद है, डीएन है, ये सारा जो रूल करने का सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। कानून बनाने की प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचार हेतु राज्यपाल का विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। उभयनिष्ठ सूची मतलब समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटेन से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। ये कहाँ से लिए हैं? जो कि पिछले पेज पे था, आपने देखा अभी। तो ये सारे आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करिए, अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइनर में जाइए, ऐप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐप पे आपको सारा चीज मिलेगा। अगला है कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होती है। ये कनाडा से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से, लेकिन उस समय उसको सोवियत संघ कहा जाता था, यूएसएसआर बोला जाता था। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो सही है, लंबा तो है ही। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के से लिया गया है, सही बात है। अब देखिए दोनों सही है, लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों सही हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान कहाँ पे था? अमेरिका में था, क्योंकि अमेरिका 1776 में ही आज़ाद हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले आज़ाद हुआ उसका संविधान पहले होगा। हम लोग 1950 में हुए। भारतीय संविधान में लगभग कितने आर्टिकल हैं? ये है 552। वैसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये बढ़ता रहता है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ये पूछा जाता है 395। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? पहले 8 थी, लेकिन अब है 12। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी लोग एक चीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ पा सकते हैं। इस तरह की ढेर सारी स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।